Preservation of foods. What is meant by preservation of food? Food preservation is the processing of food to prevent its spoilage and to retain its nutritional value. फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को ख़राब होने से बचाते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिटेन करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब ही महफूज करना है। जैसे कि आप खुराक को ख़राब होने से बचाने के लिए उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। इस तरह जब आप अचार डालते हैं तो सबसे पहले आप उसको नमक लगाते हैं ताकि उसका सारा पानी बाहर निकल आए। इसके बाद जब आप अचार डालते हैं तो फिर उसके अंदर आप सिरका भी ऐड करते हैं ताकि अचार को ख़राब होने से बचाया जा सके। कंटेंट्स। व्हाट आर द प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि पुराने वक्तों में लोग फूड को कैसे प्रिजर्व करते थे और इस वक्त लोग फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। हमने इन मेथड्स को डिस्कस करना है। प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पुराने वक्तों में लोग खुराक को कैसे महफूज करते थे। इसके लिए वह मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते थे, जैसा कि फ्रीज़, कैनिंग, साल्टिंग, ड्राइंग एंड स्मोकिंग। फ्रीज़ का क्या मतलब है? फ्रीज़ का मतलब है जमना। जैसे कि हम लोग खुराक को महफूज करने के लिए उसे घर में पड़े हुए फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़र के अंदर लो टेम्परेचर होता है और उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती और इस तरह जो हमारी फूड है वो प्रिजर्व हो जाती है। तो पुराने वक्तों में तो फ्रीज़र नहीं हुआ करते थे, तो लोग उस वक्त लो टेम्परेचर पर फूड को कैसे फ्रीज़ करते थे। तो ऐसे इलाके जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता था, तो वहाँ पर लोग एक घड़ा वगैरह कूद कर वहाँ बर्फ़ के अंदर ही अपनी खुराक वगैरह को रख देते थे और उसको फ्रीज़ करते थे। सो फ्रीजिंग वाज मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फॉर रीजन्स दैट एक्सपीरियंस फ्रीजिंग टेम्परेचर। सेकेंड मेथड है इसके अंदर कैनिंग। कैनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें फ़ूड को सबसे पहले तो हीट किया जाता है, इसके बाद उसको कूल किया जाता है और फिर इसको जार्स या फिर कैन वगैरह के अंदर स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले हीट करते हैं, हीट करने से पैथोजेंस जो है वो किल हो जाते हैं और इसके बाद हम कूलिंग करते हैं ताकि वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो सके जो कि कंटामिनेशन से उसको प्रिवेंट कर सके। थर्ड मेथड है इसके अंदर साल्टिंग। साल्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें फ़ूड को साल्ट यानी कि नमक लगाया जाता है। जब इसको नमक लगाया जाता है तो उसमें से जो पानी है वो बाहर निकल आता है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो पुराने वक्तों में लोग गोश्त को यानी कि मीट को कैसे प्रिजर्व करते थे, वो इसे साल्टिंग के ज़रिए ही प्रिजर्व करते थे। नेक्स्ट मेथड इज़ ड्राइंग। ड्राइंग एक ओल्डेस्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लोग गोश्त वगैरह को, फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को सूरज की रोशनी में रख देते थे और वो वहाँ पर ड्राई हो जाता था। जब मीट, फ्रूट और वेजिटेबल्स ड्राई हो जाते थे तो फिर लोग उसको घर के अंदर स्टोर कर लेते थे। नेक्स्ट मेथड इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम मीट को और फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। स्मोकिंग बेसिकली किसे कहते हैं? धुएं को कहते हैं। जैसे कि जब लकड़ी जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उस धुएं के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड और इसके अलावा अल्कोहल वगैरह ये केमिकल्स होते हैं जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब लोग लकड़ियों को जलाते थे और इसमें से धुआं निकलता था तो उस धुएं के ऊपर जो फ़िश वगैरह थी उसको लटकाया होता था और भी जो मीट होता था उसको लटकाते थे। तो स्मोकिंग से क्या होता था, जो जर्म्स वगैरह थे वो सारे किल हो जाते थे और इस तरह मीट और फ़िश को लोग स्मोकिंग के ज़रिए प्रिजर्व करते थे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खुराक को महफूज करने के लिए इस वक्त कौन कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें फ़र्स्ट मेथड है एसेप्टिक हैंडलिंग। एसेप्टिक का क्या मतलब है? एसेप्टिक मीन्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम फूड के लिए कोई आर्टिफिशियल कवरिंग को यूज़ करते हैं या फिर जो उसकी नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम फ्रूट की देखते हैं तो फ्रूट की जो स्किन है वो उसकी नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। दूसरा, अगर अगर हम लोग एग को देखें तो उसका शेल है जो कि उसकी नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। एसेप्टिक हैंडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी फूड की जो नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी आर्टिफिशियल कवरिंग को यूज़ करते हैं। इसलिए जब भी फूड को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके हर एक स्टेप में कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग का शेल उसे नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है और उसका अंदर वाला सारा हिस्सा स्टेराइल होता है, लेकिन जैसे ही एग के शेल में कोई क्रैक आ जाता है तो फ़ौरन ही ये चांसेस हो जाते हैं कि एग के अंदर कोई ना कोई माइक्रोब इंटर हो सकता है। सेकंड मेथड है हाई टेम्परेचर। ये एक ऐसा मेथड है जो कि काफ़ी सेफेस्ट है और एक रिलायबल मेथड है। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग हीट को यूज़ करते हैं
और जो फूड है उसका टेम्परेचर हाई करते हैं। तो जब हम हीट को यूज़ करते हैं तो इससे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर मेथड। हाई टेम्परेचर मेथड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? इसमें स्टीम, अंडर प्रेशर, कैनिंग, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन और एसेप्टिक प्रोसेसिंग आती है। स्टीम अंडर प्रेशर ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इसको यूज़ करते हुए हम हाई टेम्परेचर पर फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक प्रेशर कुकर की है, उसके अंदर हम फूड को कुक करते हैं। तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है उसका भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अंदर स्टीम जो है वो डेवलप हो जाती है और फिर स्टीम के डेवलप होने की वजह से जितने भी वेजिटेटिव सेल्स और स्पोर्स हैं वो किल हो जाते हैं। सेकेंड टेक्निक है इसके अंदर कैनिंग। कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सबसे पहले फूड को तो हम हीट करते हैं, उसके बाद हम उसकी कूलिंग करते हैं। तो कैनिंग के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस की हमें ज़रूरत होती है अगर वो हाई एसिड फूड है, और 121 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है अगर वो लो एसिड फूड है। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि कैनिंग प्रोसेस का भी कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है क्योंकि इससे हमें स्टीरल प्रोडक्ट नहीं मिलती। हो सकता है कि ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और 121 डिग्री सेल्सियस, इन टेम्परेचर के ऊपर कुछ बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अक्सर फूड वगैरह के अंदर देखा जाए, कैंड फूड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि स्पोर की फॉर्मेशन करता है ताकि हम लोग इसको किल कर सकें। इसलिए हमें ये हाई टेम्परेचर जो है ये रिकमेंडेड होता है कि हम इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर किल करें ताकि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के जितने भी स्पोर्स हैं वो सारे के सारे किल हो सकें। इस वजह से क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये एक लीथल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपोज करती है और वो भी 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए उसको मिल्क को एक्सपोज करवाया जाता है। अगर देखा जाए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हीट रेजिस्टेंट है। तो ये मिल्क के अंदर अक्सर पाया जाता है। अगर हम मिल्क को 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हीट करें और वो भी 10 मिनट्स के लिए, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किल हो जाता है। और इसके बाद हमने पास्चराइजेशन का टेम्परेचर सेट किया 140 से लेकर हमने इसको 143 डिग्री के ऊपर सेट कर दिया। तो फिर ये देखा गया कि इस टेम्परेचर के ऊपर मिल्क के अंदर जो भी बैक्टीरिया पाए जाते थे, जैसे कि उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो किल हो गया, लेकिन एक और बैक्टीरिया उसके अंदर था जो कि इस टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर रहा था। उसका नेम था कोजिला बर्नेटी। कोजिला बर्नेटी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है और ये क्यू फीवर का पॉजिटिव एजेंट है, इसलिए ये क्यू फीवर को ट्रांसमिट कर सकता है। फिर हम पास्चराइजेशन का प्रोसेस देखें तो इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। एक मेथड का नेम है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड यानी कि LTH। दूसरे मेथड का नेम है हाई टेम्परेचर यानी कि HT, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ST मेथड। पहला है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो कि मिल्क को हीट करता है कितने डिग्री पर? 62.8 डिग्री सेल्सियस पर और वो भी 30 मिनट्स के लिए। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ये मिल्क को हीट करता है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर और वो भी 15 सेकंड के लिए। अब हमें लग रहा है कि मिल्क जो है वो पास्चराइज हो गया है। अब हम इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई मिल्क पास्चराइज हो गया है या नहीं। तो इसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं और उस टेस्ट का नेम है फॉस्फेटेज टेस्ट। बेसिकली फॉस्फेटेज किसे कहते हैं? फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है। जब हम मिल्क को हीट करते हैं यानी कि उसको पास्चराइज करते हैं तो ये वाला एंजाइम किल हो जाता है। तो अगर मिल्क पास्चराइज है इसका मतलब है कि फॉस्फेटेज एंजाइम उसके अंदर किल हो गया और प्रेजेंट नहीं है। और अगर मिल्क पास्चराइज नहीं हुआ है इसका मतलब है फॉस्फेटेज एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फेटेज जैसे कि एक एंजाइम है तो इसके लिए हम मिल्क के अंदर एक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जिसका नेम है डाइसोडियम फिनाइल फॉस्फेट। ये डाइसोडियम फिनाइल फॉस्फेट एक सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम फॉस्फेटेज के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद फिनॉल की प्रोडक्शन करेगा। और फिर हम इसके अंदर एक रिएजेंट मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर फिनॉल उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है तो फिर जो मिल्क है उसका कलर ब्लू हो जाएगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि मिल्क के अंदर फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट था
और इसका मतलब है कि पास्चराइजेशन जो है सही से नहीं हुई। नेक्स्ट टेक्निक इज़ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं और वो भी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे कि हम 300 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को यूज़ करते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए, और कोई भी लिक्विड चीज़ लाइक मिल्क है उसको हम हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं और हमारे पास स्टेरिलाइज्ड मिल्क आ जाता है। और स्टेरिलाइज्ड मिल्क को और पास्चराइज्ड मिल्क को देखा जाए तो दोनों का फ्लेवर और जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो सिमिलर ही होती है। बस ये कि पास्चराइज्ड मिल्क को हमें दोबारा लो टेम्परेचर पर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो स्टेरिलाइज्ड मिल्क होता है इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्टिक प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग है जिसमें हम सबसे पहले, जैसे कि ये एक फ़ूड है, इसको हम स्टेरिलाइज़ करेंगे। स्टेरिलाइज़ हम कैसे करते हैं? हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट करेंगे और वो भी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे कि 300 फ़ारेनहाइट के ऊपर हम हीट करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। तो पहले हमने अपने इस फूड प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज़ कर लिया। इसके बाद इस फूड प्रोडक्ट को एक कंटेनर के अंदर हमने पैक करना है। तो पैक करने से पहले इस कंटेनर को भी हम स्टेरिलाइज़ करेंगे। स्टेरिलाइज़ करने के बाद इस फूड को हमने इस कंटेनर के अंदर पैक करना है और वो भी एसेप्टिक कंडीशन में। इसको बोलते हैं एसेप्टिक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट मेथड जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक मॉडर्न मेथड है, वो है लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होता है जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम, हम इतने टेम्परेचर पर अपने फूड को रखते हैं। तो इतने टेम्परेचर पर रखने से क्या होता है कि एक तो ये कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरा ये कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो भी सारी की सारी रुक जाती हैं। तो फूड को हम ये नहीं कि हमने उसको पकाया और फिर उसको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। नहीं, हम ऐसे नहीं करते। फ्रीजिंग से पहले हम जो भी अपनी फ्रेश प्रोडक्ट है, कोई भी फूड वगैरह है, उसको हम स्टीम करते हैं। जब हम स्टीम करते हैं तो उससे उसके अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको स्टीम नहीं किया तो लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे और अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यानी कि पहले हमने अपनी फूड को स्टीम किया। स्टीम करने के बाद हम क्विक फ्रीज़ मेथड यूज़ करते हैं। क्विक फ्रीज़ मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम फूड को -32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसको रखते हैं और फिर जो है वो उसके अंदर छोटे छोटे से क्रिस्टल्स आइस के बन जाते हैं और सेल का स्ट्रक्चर भी फूड के अंदर डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो साल्मोनेला ये एक ऐसी बैक्टीरियल स्पीशी है जो कि -9 और -17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर की रिमूवल। तो यहाँ पर हम जो फूड है उसमें से वाटर को रिमूव करते हैं। फूड में से वाटर को कैसे रिमूव करते हैं? उसको ड्राई करके। अब हम फूड को कैसे ड्राई कर सकते हैं? हम उसको सूरज के रोशनी के नीचे हम रखते हैं, या फिर हम एयर को यूज़ करते हैं, या हम हीट को यूज़ करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। तो जो फूड ड्राई हो जाती है उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फूड ड्राई हो गई है तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट थे वो सारे के सारे किल हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे, बट उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का भी यही मतलब है कि हमने वाटर की रिमूवल करनी है। डिहाइड्रेशन में भी वाटर को रिमूव किया था, लेकिन डिहाइड्रेशन में हम वाटर को कैसे रिमूव करते हैं? किसी चीज़ को ड्राई करके, और वो भी सूरज की रोशनी में। और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर भी हम वाटर को ड्राई करते हैं, यानी कि वाटर को हम उसमें से रिमूव करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में से। लेकिन वो हम कैसे करते हैं? या तो हम शुगर को यूज़ करते हैं या हम ब्राइन को यूज़ करते हैं। शुगर हम यूज़ करते हैं जेली के लिए और जैम वगैरह के लिए, जबकि ब्राइन को हम यूज़ करते हैं मीट को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल्स, यानी कि हम केमिकल्स को भी यूज़ करते हुए फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेड के ऊपर मोल्ड की ग्रोथ हुई है और हम उसको रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग सोर्बिक एसिड को या फिर प्रोपियोनिक एसिड को यूज़ करते हैं। फिर ये कि अगर हम मीट को क्योर करना चाहते हैं तो इसके लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है, यानी कि ये म्यूटाजेनिक एजेंट है जिसकी वजह से कैंसर वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग पिकल्स, जैसे कि अचार वगैरह है, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सिरका वगैरह उसमें ऐड करते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड को, लैक्टिक एसिड को और प्रोपियोनिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ रेडिएशन। हम रेडिएशन को यूज़ करते हुए भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि यूवी रेडिएशन को यूज़ किया जाता है जो कि माइक्रोबिसिडल होती हैं, यानी कि ये माइक्रोब को किल कर सकती हैं। लेकिन ये कि यूवी रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन होती है वो कम होती है।
इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो कि किसी चीज़ के साथ कवर हैं या कहीं छुपे हुए हैं, तो उनके ऊपर इन रेडिएशंस का कोई असर नहीं होगा। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो यूवी रेडिएशंस हैं इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए फूड इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा हम इक्विपमेंट की सैनिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे, या फिर जो शेल फिश है हम उसको साफ़ करना चाहते हैं और वो भी वाटर के ज़रिए, तो हम वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूवी रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम रेडिएशंस को यूज़ करते हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे किल कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग टू मेथड्स यूज़ करते हैं। एक का नेम है कोल्ड स्टरलाइजेशन। कोल्ड स्टरलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम हीट को यूज़ नहीं करते जर्म्स को किल करने के लिए, बल्कि यहाँ पर हमने किसको यूज़ करना है, यहाँ पर हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत रेस हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर रेडिएशन पास्चराइजेशन। रेडिएशन पास्चराइजेशन एक ऐसी टर्म है जो कि हमें बताती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगी, बल्कि ये 98% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। थैंक यू।